हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। सो बच्चों, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीवाई की सीरीज़। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसे डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इसमें 5 सेक्शंस होते हैं ना, जिसमें हम आज करेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस। ठीक है, तो सेक्शन ए में क्या है, हमारे एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कि 21 क्वेश्चंस है हमारे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन आप इसमें पीडीएफ डाल दी जाएगी क्वेश्चन पेपर की, तो आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं, वरना फिर गूगल पे आप डालोगे तो क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर एज लेड डाउन इन धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत। यानी कि जो महाभारत का काल था उसके दौरान जो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र दोनों में निर्धारित जो सामाजिक व्यवहार था, किस तरीके का व्यवहार किया जाता था, उसके संदर्भ में हमें कोई भी एक स्टेटमेंट बतानी है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सी ऑप्शन, जिसमें क्या है, दीज नॉर्म्स वर नॉट फॉलोड यूनिवर्सली। यानी कि इन जो ये हमें इसमें दिए गए हैं नॉर्म्स या फिर कोई भी मानदंड दिए गए हैं, वो सार्वभौमिक रूप से नहीं किए गए थे, यूनिवर्सली। यानी कि पूरे यूनिवर्स में भी, मतलब पूरे उस एरिया में, पूरे क्षेत्र में उस टाइम पे ये जो मानदंड है ये माने नहीं गए थे। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेसिटीज डिड क्वीन प्रभावती बिलोंग टू। जो क्वीन प्रभावती हैं वो कौन से जो राजवंश है उससे बिलोंग करती है, तो वाकाटक। कौन सा राज्य था, कौन से राजवंश से बिलोंग करती है, वाकाटक से। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, जिसमें सबसे पहले दे रखा है हमें एक असर्शन दे रखा है और उसका रीजन। तो हमें इसमें बताना है कि चीज सही है या नहीं है। सो स्टेटमेंट क्या है, हड़प्पा वॉज अ वेल प्लान्ड सिटी। ठीक है, हड़प्पा एक वेल प्लान्ड सिटी यानी कि एक नियोजित सुनियोजित शहर था। इट हैड अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, और जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था क्या वो भी वेल प्लान्ड था, है ना। यानी कि जो यहाँ का जल निकासी प्रणाली थी वो भी कैसी थी, वेल प्लान्ड थी। तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन इसका ए सही होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ A. Now the fourth question is which one of the following was a distinctive feature of Harappan architecture। यानी कि इनमें से जो हड़प्पा की वास्तुकला है, हड़प्पा आर्किटेक्चर है, उसकी विशेषता क्या थी। तो यूज ऑफ ब्रिक्स, किसका यूज किया जाता था, वहां पर ईंटों का उपयोग किया जाता था। तो ये वहां की एक खासियत थी। ठीक है, now the next question is match column 1 and column 2। हमें इसमें मैच करना है, जिसका ऑप्शन क्या होगा, डी से ही। मैंने आपको यहाँ पर पूरा मैच करके दिखाया है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट वाला दे रखा है हमें एम्प्टी सीट, इसमें क्वेश्चन पेपर में आपके में दे रखा है इंडिकेटर ऑफ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। लेकिन इससे ज्यादा जो बेहतर है, जो हमें अपने बुक्स में पढ़ा है एनसीईआरटी स्कीम में, वो क्या फॉलो करते हैं, इसमें इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। ठीक है, उसके बाद है गजलक्ष्मी, यानी कि इंडिकेटर ऑफ महापरिनिर्वाण। व्हील क्या होता है, इंडिकेटर ऑफ ऑस्पिशियस, यानी कि सौभाग्य का प्रतीक। और शालबंजी का इंडिकेटर ऑफ गॉड फॉर्चून, यानी कि एक तरह से भगवान को मानने वाले या उनको इंडिकेट करते हैं जिस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट द रूलर फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है एक, है ना, इसके बारे में जो जानकारी हमें दे रखी है, ये किसने दी थी ये जानकारी, इसके बारे में हमें इसमें बताना था। तो क्या था, रूलर ऑफ भोपाल,
ruled from 1816 to 1901 CE, help in preserving the सांची स्तूपा, यानी कि भोपाल के शासक थे। 1868 से 1901 तक इनका शासन रहा और सांची स्तूप के संरक्षण में, इनको उसको बनाने में, उसको प्रिजर्वेट करने में, यानी कि उसकी सुरक्षा में इन्होंने बहुत सहयोग दिया था, हेल्प की थी। तो ये कौन थे? शाहजहां बेगम। ठीक है। Next question, the given sculpture from the 5th century देवगढ़ टेम्पल depicts which of the following deities? हमें यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है इस क्वेश्चन पेपर में, और इसमें हमें ये कब की है? 5वीं शताब्दी की ये पिक्चर है, किसकी? देवगढ़ मंदिर की। तो ये किस देवता की पिक्चर है? आप उसमें देख लेंगे एक बार इसको गूगल से। तो ये किस देवता की पिक्चर थी? विष्णु देवता की, जो कि कैसे दिखाए गए हैं? लेटे हुए, जैसे कि शेषनाग पर विराजमान रहते हैं ना विष्णु भगवान, इस तरीके से। अच्छा, इसमें फॉर विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स उनके लिए अलग क्वेश्चन था, क्योंकि वो पिक्चर देख नहीं पाते, तो उन्होंने क्वेश्चन दिया है इसमें, वर्धमान महावीर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जो वर्धमान महावीर थे वो कौन से धर्म से संबंधित थे? तो जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is correct regarding वीरशैवा और लिंगायत ट्रेडिशन? इन दोनों के बारे में, वीरशैवा और लिंगायत परंपरा के बारे में, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? 4 ऑप्शंस दे रखे, तो उसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी थी। तो कौन सी सही है? दे बिलीव दैट ऑन डेथ दे विल बी यूनाइटेड द शिवा, जो इसका सी ऑप्शन है, यानी कि उनका विश्वास क्या था कि मरने के बाद जो भक्त होता है वो किसमें? शिव में लीन हो जाता है ना, एंड यूनाइटेड विद शिवा। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होते हैं बच्चों? जो हमें क्रम से लगाने होते हैं ना, लाइन वाइज, कि भाई पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, इस तरीके से हमें घटनाएं क्रोनिकल वाइज लगानी पड़ती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था सी, 3rd, 2nd, 4th एंड 1st। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ कमलपुरम, फॉर्मेशन ऑफ कमलपुरम। सेकेंड आते हैं इसमें स्टेब्लिशमेंट ऑफ नागलपुरम, यानी कि सबसे पहले कमलपुरम जलाशय की स्थापना की गई, फिर उसके बाद नगलपुरम की स्थापना हुई, फिर उसके बाद इमरजेंसी ऑफ सल्तनत ऑफ गोलकुंडा, यानी कि जो गोलकुंडा की सल्तनत है उसका उदय हुआ। इस इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंस है। इमरजेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? उदय होना, किसी चीज की शुरुआत होना। एंड देन बैटल ऑफ तालीकोटा, यानी तालीकोटा का युद्ध हुआ उसके बाद। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 और कॉलम 2। इसमें हमें टेम्पल और उनकी लोकेशंस बतानी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिख के दिया है। बाकी इसका जो आंसर था सी ऑप्शन का आंसर रहा है। इसमें सबसे पहले बृहदेश्वरा मंदिर, ये कहाँ पर था? तंजावुर में। दूसरा चनकेश्वर टेम्पल, ये बेलूर में। हजारा राम टेम्पल विजयनगर में। और चिदम्बरम टेम्पल, ये तमिलनाडु में, चिदम्बरम। ठीक है, चिदम्बरम टेम्पल ये कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। Now the next question, identify the ruler of India from the 16th century with the following information and choose the correct option। हमें यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, 2 स्टेटमेंट दे रखी है। अब हमें इसमें क्या बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कही गई थी। सो फर्स्ट इज ही वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज टू अजमेर 14 टाइम्स, यानी कि उसने 14 बार अजमेर की तीर्थ यात्रा करी। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा। He sought blessings for new conquests and the birth of sons from अजमेर शरीफ, यानी कि उसने अजमेर शरीफ से नई जीत के लिए और पुत्रों के जन्म का आशीर्वाद मांगा। तो वो कौन थे? अकबर। Next is who among the following included the composition of Guru Tegh Bahadur Ji in the Guru
ग्रंथ इन द गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि इनमें से किसने गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब क्या था, जो गुरु नानक जी ने एक ग्रंथ लिखा था, है ना, सिख कम्युनिटी से थे ये, तो उसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब जी थे, इन्होंने कौन सी वो लिखे थे, उसमें किसने मतलब लिखा था उनके बारे में, गुरु तेज बहादुर जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, तो वो लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि सिखों के आखिरी क्या थे, गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल। इसमें हमें क्या बताना है कि जो मुगल है, मुगलों की जो भू राजस्व प्रणाली थी या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसके संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये बताना है। तो हमारा कौन सा था, रेवेन्यू फ्रॉम लैंड वाज द इकोनॉमिक मेन स्टे ऑफ द एम्पायर, यानी कि जो भूमि से हमें राजस्व या टैक्स मिलता था साम्राज्य का, वो क्या था, एक तरह से आर्थिक आहार था, यानी कि सबसे ज्यादा जो उन्हें हेल्प मिलती थी वो किससे मिलती थी, जो रेवेन्यू मिलता था, कहां से, लैंड पर जो रेवेन्यू मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीग्रियन सोसाइटी ऑफ द मुगल स्टेट, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था उस टाइम पे जो मुगल राज्य के कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में हमें इस कथन की पहचान करनी है कि कौन सा सही है। तो वुमेन वर्क इन द फील्ड विद मैन, यानी कि जो औरतें थी उस टाइम पे वो आदमियों के बराबर काम करती थी। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करती थी, पुराना जमाना था, नहीं, जैसे महिलाएं खेतों में पुरुष पुरुष जाते थे तो महिलाएं भी उनके साथ काम के लिए जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से हमें एक को ऑड वन आउट करना था, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ये रिलेटेड था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हैदराबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसके बाद था फिल इन द ब्लैंक से, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मार्क द एंड ऑफ डैश डायनेस्टी इन इंडिया। जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, सबसे ज्यादा इसको वो माना जाता है जो 1857 का युद्ध हुआ था, इसे सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जब ये रिवॉल्ट हुआ था तो कौन सी डायनेस्टी का एंड हुआ था, एक तरह से मुगल का। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मुगल डायनेस्टी थी, लास्ट में कौन थे, लास्ट हमारे मुगल, आई थिंक मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन जिन्होंने हेल्प भी करी थी, है ना, चलो याद आएगा तो बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑन जमींदार, यानी कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो जमींदारों पर बंदोबस्त के प्रभाव का सबसे अच्छा हमें वर्णन बताता है। तो दे गेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर लैंड, यानी कि भूमि पर बहुत ज्यादा उनका क्या था, कंट्रोल था, नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें ये किस उससे लगाने थे कि कौन से स्टेटमेंट संविधान सभा जनमत से किस प्रकार प्रभावित थी, उनके बारे में जो उनके विकल्प है उनको सही बताना था कि हमें कौन कौन से हमारे पॉइंट इसमें सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था, पीपल एयर देयर व्यूज आउटसाइड द पार्लियामेंट हाउस, यानी कि जो लोग हैं वो संसद के बाहर अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करते थे। पीपल गेव देयर रिएक्शंस थ्रू द प्रेस, और जो लोग थे वो प्रेस के माध्यम से अपने रिएक्शंस यानी कि जो अपनी प्रतिक्रियाएं थी उन्हें देते थे। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूज्ड टू डिस्कस विद द पब्लिक, यानी कि संविधान सभा के लोग थे जो वो सभा में जनता से क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे, डिस्कस करते थे इस बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पर्सन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं 3, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है इसमें कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी।
तो ही वॉज द हेड ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके हेड भी रहे हैं ये, है ना, संविधान सभा की सलाहकार समिति है उनके अध्यक्ष रहे। ही वॉज अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जो पृथक निर्वाचक था कि अलग अलग वोटिंग हो, मुस्लिम वोटर अलग हो, हिंदू वोटर्स अलग हो, उसके अगेंस्ट थे। हुई वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, और जब हमारा देश आजाद हो गया था तो ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे। तो इनका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on whose of the following advice Gandhiji spent a year in traveling around British India for getting to know the land and its people before entering the policies। जो ये हमें दे रखे हैं इनमें से किसकी सतह पर, यानी कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत की यात्रा, जिससे कि राजनीति में प्रवेश करने में भूमि और इससे लोगों को जान सके, ये प्रेरणा उन्हें कहां से मिली थी? तो उनके गुरु ही कहे जाते हैं कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। Why did Gandhiji call for a nation-wide campaign against the revolt act? गांधी जी ने जो नहीं, रिवॉल्ट नहीं है, रॉलेट एक्ट है, ठीक है। जो गांधी जी हैं उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो देशव्यापी अभियान है वो क्यों चलाए थे? इनमें से हमें कोई भी स्टेटमेंट जो कि मतलब एक मेन पॉइंट है उसका, वो हमें लिखना है इसमें, कोई भी एक स्टेटमेंट जो सही है। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है उन्हें बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी, ठीक है। ये हुआ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। इसमें सारे थे हमारे कौन से? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट। अब है हमारा सेक्शन बी, जिसमें क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ये हमारे। इसमें से हमें 6 क्वेश्चन करने हैं। 6 जो क्वेश्चंस है वो 3-3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है हमारा, देखते हैं। वाई फर्स्ट में भी और 2 ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन दे रखा है हमें कि कोई सा भी हमें इसमें एक करना था, लेकिन मैंने दोनों ही आपके लिए सॉल्व करे हैं। वाई वर द सील्स एंड सेलिंग्स यूज्ड बाय द हड़प्पन टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यानी कि जो हड़प्पा वासी थे वे मोहर होती थी ना, हमने पढ़ा भी था जब चैप्टर रीड किया था, मोहर, मुद्रा, मुद्रांकन, है ना, और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए करते थे। लेकिन ऐसा करते क्यों थे? इसे एग्जाम्पल से बताएं। तो सील्स वर अफिक्स्ड ऑन द नोट्स ऑफ द बैग्स, जो मोहरे हैं वो कहां पर लगाई जाती थी? जो थैले होते थे ना उनके जो ऊपर बांध देते थे जैसे, तो उसके उस पर लगाई जाती थी, उसके गांठ पर लगाई जाती थी मोहर। दिस वॉज डन फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, कि भाई कोई खोल ना सके, और अगर वो उनको कोई खोल रहा है तो उनका पता लग सके। ये सुरक्षा के उद्देश्य से लगाए जाते थे। इट ऑल्सो गिव द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, जिससे भेजने वाले की पहचान करी जा सकती थी कि ये कौन भेज रहा है, कौन नहीं भेज रहा। If the bag reached with its sealing intact, it means that it had not tampered। और इससे क्या पता चलता था कि जो थैला है अपनी सील के साथ सही सलामत पहुंचा, और इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी गई है, जैसे भी है, मतलब उसे किसी और ने उस पर कोई भी ना खोल के देखा है उसे, ना उसके साथ कोई छेड़खानी करी है, तो इससे ये चीजें क्लियर हो जाती थी। सील्स एंड सीलिंग्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, और जो मोहर और सीलिंग्स हैं उन्होंने लंबी दूरी के व्यापार और संचार को आसान बना दिया था, ठीक है। अब है नेक्स्ट, इसी का ही और में था ये क्वेश्चन नंबर बी। देयर वर डिफरेंट व्यूज ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हड़प्पा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। यानी कि जो हड़प्पा के प्रशासन है उसको लेकर जो पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? पुरातत्वविद। ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हड़प्पा, यानी कि जो हड़प्पा के प्रशासन को लेकर पुरातत्व के अलग अलग विचार थे, तो उसको हमें बताना है एग्जाम्पल के थ्रू। देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन टेकन इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो
काफी ज्यादा कठिन या जटिल निर्णय होते थे लिए जाने और उन्हें लागू किए जाने के हमें संकेत मिलते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, एग्जाम्पल पोट्री और सील्स एक्सेट्रा। जो हड़प्पाई वस्तुएं हैं उनमें असाधारण एक रूपता दिखाई देती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन और मोहरे। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ प्लान अर्बन सेंटर एंड टाउन प्लानिंग, यानी कि योजनाबद्ध एक वेल प्लान शहर तो थे ये, है ना, जो हड़प्पा जो शहर था वो वेल प्लान था। तो हमें किस चीज के एविडेंस मिले यहाँ पर कि योजनाबद्ध शहर था, और नगर नियोजन के भी हमें यहाँ पर एविडेंस मिले हैं। सिमिलैरिटी ऑफ वेट्स, रेशियो ऑफ ब्रिक्स एक्सेट्रा, दीज प्रूफ शो देयर कुड बी ओनली वन अथॉरिटी। और जो भार माप है उसकी समानता और ईंटों का जो रेशो है वो क्या माना गया है, समान। की जो ईंट थी वो एक ही आकार की बनी हुई थी और वो एक ही उसमें लगी हुई थी घरों में। अ स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एज द प्रीस्ट किंग, और एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा कहा गया। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था उसने शॉल ओढ़ रखी थी, है ना, कश्मीरी शॉल टाइप थी, तो उन्हें क्या मान लिया था पुरातत्वविदों ने कि ये भाई पुरोहित राजा हैं। Now the next question is explain how 3 sources to know about Mauryan Empire। हमें 3 सोर्सेज बताने हैं जिससे हमें किसके बारे में पता चले, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम समझ सके। तो फर्स्ट है हमारा क्या, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। जो अर्थशास्त्र था वो किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, है ना। कौटिल्य कौन थे, विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, चाणक्य भी बोलते थे, तो तीनों ही नाम इनके ही थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। This treatise is considered a primary source on the Mauryan administration, statecraft, economic policy and military strategy। ये क्या करते थे, जो ये इनका ग्रंथ था इसमें क्या दिया गया था, मौर्य प्रशासन में किस तरीके से आर्थिक नीति अपनाई जाती थी, सैन्य रणनीति कैसे अपनाई जाती थी, सैन्य रणनीति मतलब मिलिट्री स्ट्रेटेजी, स्टेट क्राफ्ट कैसा था, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी, तो इनके बारे में इस बुक में दिया गया है। एडिक्ट्स ऑफ अशोका सेकेंड, यानी कि जो हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं, दीज आर ऑफिशियल रॉयल ऑर्डर एंड मैसेज कार्व्ड एंड ऑन रॉक एंड पिलर्स अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या किया गया है कि जो शिलाएं और स्तंभों पर खुदे हुए कुछ हमें संदेश ऐसे मिले हैं कि उन पर दीवारों पे खोद रखे उन्होंने, खुदवाए हुए हैं, जो पूरे भारतीय हमारे जो हमारा पूरा कॉन्टिनेंट है उसमें जहां जहां पर भी इनके पिलर मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगे, उन पर इन्होंने कुछ ऐसे मैसेजेस, पहले ऐसे ही करते थे, कुछ भी कोई भी चीज याद के तौर पे या फिर ये कि भाई एक तरह से याद बनाने के लिए ना, ये क्या करते थे, आप पिलर्स पे या फिर दीवारों पे उन चीजों को खुदवा देते थे। अशोकाज पॉलिसी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एंड द प्रोपोगेशन ऑफ धम्म, यानी कि ये जो प्रशासन है वो जन कल्याण और धम्म के प्रचार से भी संबंधित था। नाउ द थर्ड इज बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, यानी कि अगर हम बौद्ध और जैन ग्रंथ या जैन साहित्य के बारे में पढ़े तो इनसे भी हमें जो मौर्य साम्राज्य इनके बारे में जानने को मिलता है। टेक्स्ट सच एज द महावासन एंड दीपवासन, बुद्धिस्ट एंड परिशिष्ट पर्वन जैन प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ चंद्रगुप्ता's लाइफ। जो ये हमारे ग्रंथ हैं जैसे महावंश हो गया, दीपवंश बौद्ध से रिलेटेड, परिशिष्ट पर्वन जैन से रिलेटेड हो गए, तो ये हमें किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ के बारे में हमें काफी कुछ इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द रोल ऑफ अमरनायक्स इन द विजयनगर एम्पायर। अब हमें इसमें विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें अमरनायक की भूमिका का विश्लेषण करना है। ठीक है, तो अमरनायक वर्ड द मिलिट्री कमांडर। जो अमरनायक थे ये कौन थे, सैन्य कमांडर होते थे। दे वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय राया, और इन्हें राजा द्वारा शासन के लिए एरिया दिया जाता था। जैसे कि आज का प्रशासन देख लो आप, जैसे हम यूपीएससी से बनते हैं, आईएएस मिनिस्टर उसमें जाते हैं ना,
आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो क्या होता है कि कैटर दिया जाता है ना तुम्हें कि भाई तुम उस एरिया में जाके वर्क करो, तुम इस एरिया में। तो इस तरीके से जो राय आई, यानी कि राजा होते थे वो इन्हें भी क्या बांट देते थे, एरिया बांट देते थे कि भाई तुम्हें अब वहां जाके गवर्न करना है, वहीं पे जाके गवर्न करोगे, वहीं से ही टैक्स वसूलोगे। दे कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एक्सेट्रा। और ये किसान, कारीगर और व्यापारियों से टैक्स कलेक्ट करते थे। दे रिटेन पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर देयर पर्सनल यूज। ये जो राजस्व था इसका एक हिस्सा अपने खुद के खर्चे के लिए, खुद के उपयोग के लिए रख लेते थे। दे सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग्स एनुअली। और ये जो राजा को देते थे ना वो एनुअली देते थे, यानी कि पूरे साल का। ये नहीं कि हर महीने ले रहे हैं तो हर महीने दे रहे हैं जाके, नहीं, ये पूरे साल का उनसे लेते थे। Now the next is analyze the factors that led the rulers of the Vijayanagar Empire to choose the site of Vijayanagar as their कैपिटल। तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने विजयनगर को अपनी राजधानी के रूप में क्यों चुना, इन कारणों का हमें क्या करना है, इसमें विश्लेषण करना है। तो विजयनगर किंग रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्षा, यानी कि जो विजयनगर थे इनके राजा देवता कौन थे, विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के रूप में ये एक तरह से वहां पर रूल करते थे, शासन करते थे। ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइन एज श्री विरूपाक्षा, और सभी जितने भी शाही आदेश होते थे वो सब किसके नाम से जारी किए जाते थे, श्री विरूपाक्षा के नाम से। द एरिया वॉज एसोसिएटेड विद द सेवरल सेक्रेड ट्रेडिशंस, एग्जाम्पल जैन टेम्पल और रामायण टेम्पल्स, यानी कि जो क्षेत्र थे कई पवित्र परंपराओं से जुड़े हुए थे, जैसे जैन मंदिर या फिर रामायण से संबंधित स्थल। ठीक है, समझ आया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पंचायत इन मुगल एरा। हमें जो मुगल एरा है उसमें पंचायत का की भूमिका का क्या वर्णन था मुगल काल में, इसके बारे में बताना है। तो असेंबली ऑफ एल्डर्स, यानी कि यहाँ पर क्या होती थी, बुजुर्गों की सभा होती थी, जैसे कि उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछी जाती थी कि कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करी जाती थी, असेंबली। हेट्रोजेनियस बॉडी, यानी कि एक विविध पूर्ण संस्था थी। फंड कलेक्टेड यूज फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज, फंड इकट्ठा किया जाता था किस लिए, कि कम्युनिटीज का जो भी है उनका क्या कर सके, वेलफेयर यानी कि कल्याण कर सके, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सके। विलेज गवर्नेंस, ये ग्राम शासन से संबंधित थी, काम देखती थी कि भाई किस तरीके से गवर्न किया जा रहा है, लोगों की जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है नहीं, चाइल्ड वेलफेयर किया जा रहा है, चाइल्ड वेलफेयर करा जा रहा है नहीं करा जा रहा। Now the next question, analyze the policies adopted by William Bentinck to reform Indian society. भारतीय समाज में सुधार के लिए विलियम बेंटिक द्वारा अपनाई गई नीतियों का हमें विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले ही इंट्रोड्यूस वेस्टर्न आइडियाज एंड वेस्टर्न एजुकेशन। इन्होंने ही क्या, जो पश्चिम की बोलते हैं ना, पाश्चात्य सभ्यता या पश्चिम की सभ्यता, तो वेस्टर्न की जो कल्चर थे, वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न आइडियाज, इनको कौन लेके आया था यहाँ पर, विलियम बेंटिक ने ही इनको लागू किया था। टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लिबर्टीज, लिबरल आर्ट्स, जो पाश्चात्य विज्ञान हो गया, पश्चिम का कलाएं हो गई, उनको उनकी शिक्षाएं, टीचिंग शुरू कराई। ही ओपन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड कॉलेजेस, और इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाए और कॉलेजेस खुलवाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, during the debates in Constituent Assembly, B.R. Ambedkar told that he wanted to a strong center, much stronger than the center we had created under the Act of 1935. Analyzes this statement. ठीक है, ये हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है क्या, कि संविधान सभा की जब बहस हो रही थी उसके दौरान डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने कहा था कि 1935 के अधिनियम के से रिलेटेड बने केंद्र से कहीं अधिक शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं, यानी कि हमारा जो सबसे ज्यादा वो माना जाता है स्ट्रॉन्गर, वो कौन सा एक्ट माना जाता है, 1935 का। बहुत सारी चीजें हमारी 1935 के एक्ट से ली गई हैं, जो भी हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कहाँ से लिया गया, उसमें बहुत सारी चीजें एक्ट ऑफ 1935 से ली गई हैं, है ना। तो ये जो बी आर अम्बेडकर जी थे ये क्या चाहते थे कि उससे भी अच्छा हमारा क्या हो, केंद्र की स्थिति रहे, जैसे वो उस टाइम पे था वो भी अच्छा था, लेकिन इससे कहीं अधिक शक्तिशाली केंद्र चाहते थे। तो इसको हमें स्टेटमेंट के बारे में बताना है। बी आर अम्बेडकर रिमाइंडेड द मेंबर अबाउट द रियॉट्स एंड वायलेंस। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इन्होंने सदस्यों को दंगों और हिंसा के बारे में चेताया, याद दिलाया कि भाई दंगे और हिंसा नहीं होनी चाहिए। द सेंटर नीड्स टू बी पावरफुल टू कंट्रोल सच अ सिचुएशन एंड टू स्टॉप कम्युनल फ्रीजी। यानी कि जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं तो उनको नियंत्रित करने और सांप्रदायिक उन्माद को रोकने के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना बेहद जरूरी है। और केंद्र शक्तिशाली कब होगा, जब हमारा संविधान शक्तिशाली बनेगा। इस्टेब्लिश प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर प्रशासन होना चाहिए। डिफेंड कंट्री अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन, यानी कि जो देश को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए हमें जो भी हम उपाय कर सकते हैं हमें वो करने चाहिए, जो भी नियम लागू कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये करा है सेक्शन ए और सेक्शन बी। कल करेंगे हम अपना सेक्शन सी, डी और ई। ठीक है, कल हम ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप एक बार इसे देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं जब जॉब होंगे, मतलब इन्हीं से मिलते जुलते इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से एनालाइज कर लोगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आना है। ठीक है, ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।